बच्चों, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए आज है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर और शायद आपके और मेरे मिलने का भी लास्ट लेक्चर है ये, क्योंकि इसके बाद बायो जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए इस चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लास्ट टाइम हमने कम किए थे, उसमें से बचे हुए क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 11 को। और लास्ट लेक्चर है ये और लास्ट, जैसे कि मैंने कहा, चैप्टर भी तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसमें आगे से हम कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी के ही हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला है कि पशुपालन के क्या लाभ हैं। देखो, सारी चीजें हमेशा मैं कहती हूँ कि आपको चैप्टर के अंदर मिल जाती है, लेकिन आप उसे ढूंढ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस करवा देते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर के अंदर भी किए हैं, अब थोड़े से अलग भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। बाकी सारी चीजें आपको चैप्टर में मिल जाएगी नोट्स, अगर आप जो है नोट्स बना रहे हैं मेरी क्लास से। तो चलिए, क्या क्या लाभ है। तो इससे दूध के साथ साथ कृषि कार्य जैसे कि हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोना में मदद मिल जाती है। आपको पता है ये पशु बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम खेती करते हैं। हल चलाने में, है ना, कुछ सामान लाना ले जाना है, उसमें बैलगाड़ी का यूज भी हम करते हैं। तो पशु के साथ साथ दूध तो मिल ही रहा है, साथ में बोझा ढोने में भी काम में आ रहे हैं। इसी पालतू पशुओं के अपशिष्ट से खाद बनाई जाती है। जो बचा हुआ गोबर है, खाद्य उसके लिए यूज में होता है, खेतों में डालते हैं तो खाद मिलती है। कई बार हम वो कंडे भी बनाते हैं, आपको याद है, जलाने के लिए, तो वहां पे भी हम इसको ईंधन के रूप में भी, यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई गलत चीज नहीं है कि गोबर से जो कंडे बनाए जाते हैं उनका ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं हम। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नस्लों में सुधार होने के कारण दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। हमने देखा कि हमने अलग अलग प्रकार की नस्लें बनाई, वैरायटीज बनाई है, ब्रीड बनाई है। जैसे साहिवाल का नाम हमने सुना, गिर का नाम हमने सुना, गायों की जो वैरायटी है, उससे दूध उत्पादन की क्षमता में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हमारे बहुत सारी चीजों को क्या मिला है, उससे सॉल्यूशन मिला है। अच्छे गुणवत्ता वाले मांस, रेशे, चमड़े आदि प्राप्त किए जाते हैं। अब अगर आप कोई दूसरा एनिमल पाल रहे हो, जैसे कि बकरियां पाली जाती है, चिकन जो है, मुर्गी पाली जाती है, तो उससे मांस की प्राप्ति होती है। भेड़ पाल रहे हो अगर, तो रेशे वगैरह निकलते हैं, उससे कपड़ा बनाते हैं, चमड़े के जो जूते बनते हैं या चमड़े के जो बेल्ट बनते हैं, वॉलेट बनते हैं, पर्स वगैरह, तो उन सब में चमड़ा भी यूज आता है। तो ये भी पशुपालन का ही हिस्सा है। मधुमक्खी से मधु और मोम निकाला जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूज भी हमने पढ़े थे। भेड़ बकरियों में से हमें ऊन मिलता है, जो सर्दियों में हमें ठंड से बचाता है। जो भेड़ बकरियां हैं उनसे जो ऊन हमें प्राप्त हो रहा है, स्वेटर बन रहे हैं उसके, है ना, शॉल बन रही है। कुछ फेमस आपको बताओ, जैसे पश्मीना है ना, पश्मीना की शॉल जो कहते हैं, कश्मीर की बहुत फेमस है, तिब्बत कश्मीर में, तो वो एक बकरी से बनाई जाती है। बकरी का बाल निकाल के वो ऊन बनाई जाती है, उससे फिर शॉल बनाई जाती है, जो कि बहुत फॉरेन में भी उसकी बहुत डिमांड है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं उसको। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं। भाई ये तीनों कैसे समान है, क्या इनमें ऐसा है जो इनको समान बनाता है। तो देखो, बेसिक आवश्यकताएं सब में सेम है, सभी में आपको पालन करना है, सभी में आपको उनका ध्यान रखना है, खाने की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, उन जहाँ पे वो रहते हैं उनका ध्यान रखना है, उनसे जो चीजें मिल रही है उसकी शुद्धता का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें समान ही है, चाहे आप कोई भी एनिमल पालो। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से देखरेख तथा प्रबंधन करना, ये सब में करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है मधुमक्खी पाल रहे हो तो आपने छोड़ दिया, जो हो रहा है ठीक है, शहद बन रहा है तो ठीक है, मोम बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो नहीं सही। आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वैज्ञानिक तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि उसको कैसा खाना खिलाना है, उसको बीमारी हो रही है तो डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास ले जाना है। अगर वो बीमारी ऐसी है जो दूसरों में फैल रही है तो उसको अलग करना है, उससे निकला हुआ दूध या उससे निकला हुआ मांस आगे नहीं बेचना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्लस आपको मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन भी करना है। ठीक है, वही सब मैनेजमेंट में आ गया। सर्दी, गर्मी, बारिश से उनको बचाना है, उनके जहां वो रह रहे हैं उसका रखरखाव ढंग से करना है। सर्वोत्तम नस्लों का उपयोग करना ताकि उत्पादन अधिक हो और उनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिले। आप जो भी पालन करोगे, चाहे कुक्कुट पालन करो, चाहे मधुमक्खी पालन करो, चाहे मत्स्य पालन करो, सब में आप क्या चाहते हैं, अच्छी से अच्छी नस्ल का उपयोग किया जाए।
अच्छी से अच्छी ब्रीड आप यूज करें, जिससे जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे शहद, चाहे मांस, चाहे प्रोटीन वाला मांस मछलियों का, तो उनका उत्पादन ज्यादा हो, उनका प्रजनन ज्यादा हो, संख्या ज्यादा हो, प्लस बीमार भी नहीं पड़े, ऐसी वैरायटी आप चाहेंगे कि आपके पास हो और उसका आप पालन करें। तो तीनों में ये चीज भी समान रहेगी, ठीक है। और भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इन तीनों का रखरखाव भी जो है वो हमेशा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया कि वैज्ञानिक तरीके से देखरेख और प्रबंधन तीनों में सेम है, तो देखरेख में सब कुछ आ गया, उनकी जगह, आहार, सारी चीजें जो है वो आ गई, इसलिए 2 लाइन में ही हमने इसको खत्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रग्रहण मत्स्यन, मैरीकल्चर और जल संवर्धन में क्या अंतर है। अब ये क्वेश्चन को 2 तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी, जो आपको सूटेबल हो आप लिखें। पहली बात तो हम क्या करें कि पहले हम प्रग्रहण मत्स्यन को ले ले, फिर मैरीकल्चर के बारे में लिख दे और फिर जल संवर्धन के बारे में लिख दे। एक तो ये तरीका है, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हमने क्या किया, प्रसंग्रहण के बारे में सारी जो हमारे पास है, देखो छोटे क्वेश्चंस में ही आएगा, 2 नंबर के, 3 नंबर के, तो ज्यादा लिखना नहीं है, तीनों के बारे में आप लिखोगे 2 नंबर के लिए बहुत है। पहले हमने किसके बारे में लिखा, प्रग्रहण मत्स्यन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्चर फिशिंग। ताजा जल जैसे कि अलवणीय जल और समुद्री जल जैसे कि प्राकृतिक स्रोतों से मछली पकड़ना क्या कहलाता है, प्रग्रहण। ग्रहण मतलब पकड़ना, उसको पकड़ के लाना। जैसे हमने कहा था प्राकृतिक रूप से जाल बिछाए जाते हैं, जो मछुआरे हैं वो सुबह और शाम के टाइम मछलियां पकड़ने जाते हैं, तो मछली पकड़ के लाना प्राकृतिक स्रोत से, समुद्र से या फ्रेश वाटर से, मीठे पानी से, वो क्या कहलाता है, प्रग्रहण मत्स्यन कहलाता है। कैप्चर, कैप्चर का मतलब पकड़ना। इस प्रकार के जल स्रोत जैसे तालाब, नदी, पोखर, लेगून, लेगून क्या होते हैं, लेगून भी ऐसी मतलब पोखर की तरह ही होता है, लेकिन उसमें खारा और मीठा पानी इकट्ठा रहता है, उसको बोलते हैं लेगून। झील, समुद्र, महासागर, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आएगी। दूसरा है मैरीकल्चर। मैरीकल्चर क्या बताया था आपको, मैंने कहा था मैरी, मैरी का मतलब होता है मरीन से। मरीन किसको कहते हैं, समुद्र को कहते हैं। तो ऐसी मछलियां जो समुद्री एरिया में पाई जाती है, वहां से अगर आप मछलियां पकड़ के ला रहे हैं या मछली पालन कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे मैरीकल्चर। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है, जिसे मैरीकल्चर कहते हैं। देखो ये वाला कल्चर है, इसमें दोनों है, समुद्री जल भी है और अलवणीय जल भी है, मतलब मीठा पानी भी है। यहाँ पे सिर्फ समुद्री जल वाली मछलियां पाल रहे हो आप, एक तो ये अंतर हो गया, ठीक है। दूसरा, इसमें प्रमुख मुलेट, ये मछलियों के नाम है, बेटकी, पर्ल स्लॉट जिसको पंख युक्त मछली भी कहते हैं, कवचीय मछलियां जैसे कि झींगा, मसल, ऑयस्टर और साथ ही समुद्री खरपतवार। ये सब हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर, बार बार इसको डिस्कस करने का कोई रीजन नहीं है। ये सब के बारे में कि मोलस्का के हैं, कवच युक्त हैं, सीप वाले हैं, है ना, झींगा मछली है, कुछ वीड्स है, खरपतवार है जो सैलेड की फॉर्म में खाए जाते हैं, ठीक है, ये इसमें किया जाता है। और तीसरा है जल संवर्धन। जल संवर्धन और अलग प्रकार का है। देखो मैरीकल्चर में भी हम मछलियां पाल रहे हैं, ठीक है, और कैप्चरिंग में भी हम मछलियां पकड़ के ला रहे हैं। जल संवर्धन में क्या किया जाता है, मछलियां तो पाली ही जाती है, मछलियों के साथ बाकी चीजें भी पाली जाती है, बाकी पौधे भी पाले जाते हैं, जैसे कि झींगा पाल लिया, सीप पाल ली, और ऐसे पौधे जो जल में रहते हैं जैसे कमल फॉर एग्जाम्पल। बाकी आपको फॉरेन के कुछ पौधे मैं बताऊंगी तो आप शायद नहीं उनको जान पाए, जैसे कि एक क्लोरेला होता है, तो फॉरेन में उसको सैलेड की फॉर्म में खाया जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत होता है। वो समुद्र में उगता है, वहां से उसको काट के निकाल के सैलेड बना के खाया जाता है। लेकिन मैं आपको इंडियन तरीके से बताऊं तो जैसे कमल है, हम कमल का पौधे की कमल ककड़ी भी खाते हैं, उसकी सब्जी भी बनाते हैं, तो वो कहाँ उगती है, पानी के अंदर। तो आप मछलियां पाल रहे हो, मछलियों के साथ कुछ पौधे भी उगा रहे हो उसके अंदर, जैसे कि सिंगाड़ा उगा दिया, कमल उगा दिया, तो आप क्या कर रहे हो, मछली प्लस पौधा सारा साथ में कल्चर कर रहे हो, सारा साथ में संवर्धन कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं जल संवर्धन, ठीक है। एक्वा कल्चर, यह ताजा जल तथा समुद्री जल दोनों में किया जाता है। मैरीकल्चर जल संवर्धन का ही एक प्रकार है, मतलब हो गया। अगर और इसको आप लिखना चाहते हो ढंग से तरीके से तो क्या लिख सकते हो, जल संवर्धन में
मछलियों के अतिरिक्त अन्य जीवों जैसे झींगा, घोंगा, घोंगा क्या होता है, सीप को कहते हैं घोंगा, ठीक है, घोंगा, स्नेल जिसको हम स्नेल भी कहते हैं, वैसे स्नेल थोड़ा सा अलग है ना घोंगे से, स्नेल लिखना सही नहीं है, स्नेल अलग चीज है, इसलिए मैं हटा देती हूँ। घोंगा जिसको सीप कह सकते हो आप, सीप है ना। और जैसे अभी मैंने इंडियन की बात करें कि खरपतवार बो दिया आपने कोई, खरपतवार, वह पौधों का संवर्धन किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। ठीक है, ये फर्क है मैरीकल्चर। तो मैरीकल्चर इसी के अंदर आ गया। आप इसमें अगर समुद्री जीव पाल रहे हो तो मैरीकल्चर इसी का हिस्सा हो गया ना। मैरीकल्चर जल कल्चर का ही एक प्रकार है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे तो आप कल्चर कर ही नहीं रहे हो, यहाँ तो आप पकड़ के ला रहे हो, तो ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें और क्या कर सकते हो आप, मोती देती है ना जो ऑयस्टर, मोती देने वाली जो ऑयस्टर होती है उसको भी पाल रहे हैं, तो वो जल कल्चर के अंदर ही आता है। जो मोती पैदा करती है, मोती देने वाली ऑयस्टर, ऑयस्टर, मोती, हर ऑयस्टर से मोती नहीं निकलता, ठीक है, उसके लिए अलग ऑयस्टर होती है, उसको भी पाला जाता है, उसका भी कल्चर किया जाता है। देखो, एक तो नेचुरली मोती बनता है, वो तो बहुत सालों में बनता है। हम मोती को बनाते भी है कल्चर करके, जो बनाने वाले हैं तो वो सीप को पालते हैं और सीप के अंदर मोती बनाने की प्रोसेस होती है। कभी हायर क्लासेस में मैंने एक डाला हुआ है वीडियो कि मोती कैसे बनता है, लर्न एंड शेयर पे ही डाला हुआ है, आप उसको सर्च करें, आपको पता चलेगा कि मोती कैसे बनता है और कैसे बनाया भी जाता है, ठीक है। नेचुरल मोती की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक वाले की नहीं। अब इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे हमने प्रगहन मत्स्यन लिख दिया, यहाँ पे मैरीकल्चर लिख दिया और यहाँ पे जल संवर्धन लिख दिया। सेम क्वेश्चन है, बस उसको तरीका लिखने का। प्राकृतिक स्रोतों से मछलियां पकड़ने को कैप्चर फिशिंग कहते हैं, जैसे कि आप नदी या समुद्र से पकड़ रहे हैं। समुद्री जीव जैसे पंख युक्त मछलियां, प्रॉन, ऑयस्टर आदि खरपतवारों को समुद्र से संबंधित मैरीकल्चर कहलाता है। मैरी का मतलब ही समुद्र है, ये सिर्फ समुद्र की बातें होंगी, इसमें स्वच्छ पानी नहीं आएगा। और तीसरा है जल संवर्धन। जल संवर्धन में आप वो बात भी ऐड कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है, मछली तथा जलीय भोजन का उत्पादन किसी स्रोत जैसे लेगून में करना एक्वाकल्चर कहलाता है, ठीक है। ये तीन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं आप, जो मैंने आपको अभी लिख के बताया, तो वो भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। वृहद पोषक क्या है और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं? तो वृहद पोषक की हमने बात की थी, दो तरह के पोषक तत्व हमारे पास है, एक है सूक्ष्म पोषक तत्व और दूसरे हैं वृहद पोषक तत्व। सूक्ष्म नाम ही बता रहा है उनका, ऐसे पोषक तत्व जिनको शरीर के कम मात्रा की जरूरत होती है ना, शरीर को वो कम मात्रा में चाहिए, ज्यादा उनकी मात्रा नहीं चाहिए हमें, वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा निकल है, कोबाल्ट है, क्लोराइड है, ये कम मात्रा में चाहिए। दूसरे होते हैं वृहद पोषक तत्व, इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, इनकी थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी हमें चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वृहद पोषक में कौन कौन आते हैं, तो जैसे कैल्शियम आ गया, आपके शरीर का मैक्सिमम पोषण बोन से बना हुआ है, तो कैल्शियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पौधों के लिए वो हो सकता है अलग हो, ठीक है, पौधों और जंतु में वेरिएशन होंगे, पौधों के लिए सूक्ष्म तत्व अलग होंगे, हमारे लिए सूक्ष्म तत्व अलग होंगे, जीवों में अलग होंगे, उनमें अलग होंगे, तो ये रहेगा। लेकिन एक एग्जांपल में दे रही हूँ, जैसे कैल्शियम हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, तो वो हमारा वृहद पोषक तत्व है। तो वे पोषक तत्व जो पौधे की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, यहाँ पे पौधों की बात की है, इन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने ज्यादातर पौधे की ही बात की है, जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे हम वृहद पोषक तत्व पौधों के हिसाब से ही बता रहे हैं। ये पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, इन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं। अब आप उदाहरण भी लिख सकते हैं इसके अंदर, क्या उदाहरण थे, जैसे
पौधों के बारे में ही लिख रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, ये फास्फोरस है, ये नाइट्रोजन है, ये सारे क्या है, वृहद पोषक तत्व है, इनकी मात्रा पौधों को ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, पौधे अपना पोषक, अब सूक्ष्म के भी एग्जांपल लिख दूं। सूक्ष्म क्या होते हैं, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएंगे सूक्ष्म वाले क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐसे वे तत्व जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं परंतु इनकी मात्रा कम आवश्यक होती है, इनकी कम मात्रा वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, ऐसा लिख सकते हो आप, है ना, इनको कम मात्रा में लिया जाता है, कम मात्रा वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। जैसे मैंने कहा कोबाल्ट है, क्लोराइड है ना, मैग्नीशियम है, ये मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पौधे पोषक को खाद्य या उर्वरक से प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे पौधे, जमीन से प्राप्त करते हैं। जमीन में क्या होना चाहिए, अगर खाद होगी, उर्वरक होंगे तो पौधों को पोषक तत्व मिल जाएंगे। वायुमंडल से भी करते हैं, डायरेक्टली नहीं, जैसे ऑक्सीजन वायुमंडल से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमम पोषक तत्वों की बात करें तो वो मिट्टी से आ रहे हैं और मिट्टी में भी खाद और उर्वरकों से आ रहे हैं। नेक्स्ट है अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखा था कि हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। तो अगर हम अनाज की बात करें, गेहूं, चना, दालें में आ जाएगा, खैर चना तो, गेहूं है, चावल है ना, धान जिसे आप कहते हैं, बाजरा है, इनसे हमें क्या मिलता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं और ये ऊर्जा का स्रोत भी है, ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अगर दालें देखें हम, दालें तो हमसे, दालों में हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। अगर फल और सब्जियां अगर हम देखें तो हमें विटामिन और खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, विटामिन ए, बी, सी या अलग अलग प्रकार के खनिज जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, और छोटा सा लेक्चर था क्योंकि सारे क्वेश्चन उस वाले पोर्शन में नहीं हो पा रहे थे और ज़्यादा लंबा वीडियो क्लास 9th के लिए हम कर भी नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा आपको, क्योंकि आप छोटी क्लासेस में हैं। तो इसी के साथ आज बायो प्लस आपके जो बायो के सारे चैप्टर्स हैं वो खत्म होते हैं। मिलेंगे अगली बार, पता नहीं कब, तब तक आप देखते रहिए पुराने वीडियोस और बायो को एंजॉय कीजिए। बाय बाय सभी बच्चों को और बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम्स के लिए।